का रण। और तीसरी खबर होगी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई, ये भी आपको डिटेल में समझाएंगे। और उसके बाद हमारे नजर रहेगी प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर, और इसे भी आपको डिटेल में आगे समझाएंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर के एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही है। बिहार में मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये गंभीर आरोप लगाए। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कुछ किताबें जैसे तालीमुल इस्लाम का इस्तेमाल इन मदरसों में हो रहा है, जिसमें गैर मुस्लिमों को काफिर कहा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि तालीमुल इस्लाम किताब को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस किताब को किफायतुल्लाह साहब ने लिखा है। अभी बिहार के मदरसों में बच्चों को बड़े पैमाने पर पढ़ाया जा रहा है। इन मदरसों में गैर हिंदुओं के भी दाखिला लेने की जानकारी मिली है। प्रियंक कानूनगो के मुताबिक हिंदू बच्चों को ये बताना कि वो एक से ज्यादा भगवान में विश्वास करेंगे तो काफिर कहलाएंगे, जो एकदम गलत है। ऐसे में बच्चों में मनोवैज्ञानिक रूप से गलत असर पड़ेगा, उनके विकास में बाधा उत्पन्न होगी, उनके अंदर एक हीन भावना का विकास होगा। हम राज्य सरकार से लगातार कह रहे हैं, इन हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर कीजिए। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ऐसी खबरें मिली हैं कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों का भी दाखिला हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार तादाद के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही। मदरसों से हिंदू बच्चों को स्कूल में शिफ्ट करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने कहा कि मदरसों का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया के जरिए तय किया गया है। इसके बाद उन्होंने यूनिसेफ पर भी निशाना साधा। प्रियंक कानूनगो ने इसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। बाल संरक्षण के नाम पर सरकारों से दान और अनुदान के तौर पर मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करके क्रांतिकारी पाठ्यक्रम तैयार करना यूनिसेफ का काम नहीं है। अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासी माहौल गरमाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार के मदरसों पर गंभीर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर मदरसे हैं। ज्यादातर मदरसों को सरकार से पैसे मिलते हैं, यानी कि फंडिंग सरकार के द्वारा की जाती है इन मदरसों को। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने एक बड़ा आरोप लगाया है मदरसों को लेकर के। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनका आरोप है कि मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम चल रहा है, वो भी तब जबकि ये मदरसे जो हैं वो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, यानी कि फंड जो है राज्य सरकार इनको देती है। इनका आरोप है कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों को काफिर बताया जा रहा है, यानी कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताया जाता है कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है। प्रियंक ने ऐसे शिक्षण संस्थानों में हिंदू बच्चों के दाखिलों पर गंभीर चिंता जताई है। और यही नहीं, सवालों में मदरसों के लिए ये सवाल में इसलिए है मदरसे क्योंकि यहाँ पर सिलेबस तैयार करने वाला जो है यूनिसेफ भी है। प्रियंक ने यूएन से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। और आपको ये बता दें कि एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जिसके अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। अब इनकी ओर से लगाए गए आरोप पर सियासत गरमा सकती है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए, कल तक झारखंड की सियासत में संथाल का पारा हाई था, लेकिन अचानक चंपाई सोरेन नाम के आए तूफान ने कोल्हान की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। सवाल है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में संथाल बनाम कोल्हान की लड़ाई होने जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 18 अगस्त 2024, यानी इस तारीख से पहले सत्ताधारी दल जेएमएम का संथाल और कोल्हान में अपने वर्चस्व का दावा रहा है। लेकिन इस तारीख के बाद जेएमएम के खिलाफ कोल्हान में उसके ही संस्थापक चेहरे चंपाई सोरेन पार्टी को चुनौती देते नजर आएंगे।
दरअसल बीजेपी संथाल या कोल्हान में जो मौका खुद के लिए तलाश रही थी, वो चंपाई के पोस्ट के रूप में सामने आ चुका है। अब शायद विधानसभा चुनाव में संथाल का रोचक मुकाबला कोल्हान के साथ देखा जा सकता है। लेकिन अलग राह पर चल पड़े चंपाई सोरेन पूरे कोल्हान की 14 सीटों पर कितना बड़ा फर्क पैदा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तो वहाँ रहने लायक नहीं रह गए, क्योंकि वहाँ तो बहुत पीड़ित हैं, उनका बहुत अपमान हुआ है, वो अंदर से टूट गए हैं। तब तो कहीं जाएंगे जहाँ वो अपनी नई पारी खेलें या जो मिले उनके साथ में हो जाए, या संन्यास ले लें। जो कदम वो उठा रहे हैं या उठाने का संकेत है, उसमें खुद एक आत्मघाती कदम मैं मानूंगा उनके लिए। जहाँ तक पार्टी की बात है, इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे सूरमा थे पार्टी में, उन लोगों ने भी निर्णय लिया था पार्टी छोड़ने का। कई एक तो विलीन हो गए और कई एक वापस आना पड़ा उनको। चंपाई ने जेएमएम छोड़ा है, लेकिन अगली कौन सी राह पकड़ी है, इसका अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। समीकरण की बात करें तो 81 विधानसभा सीट वाले झारखंड में संथाल में कुल 18 सीटें तो कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं। आरक्षित सीटों की बात करें तो संथाल में 7 सीट आरक्षित है, जबकि कोल्हान में 9 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में कोल्हान में ये लड़ाई हेमंत सोरेन वर्सेस चंपाई सोरेन की हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन चर्चाओं का क्या, वास्तव में चंपाई सोरेन जी के दिल में कौन सी बात है, क्या करने वाले हैं, वो किसी पार्टी का दामन थामेंगे या कोई तीसरा विकल्प चुनेंगे, ये तो चंपाई सोरेन जी ही जानते हैं। क्रिकेट, राजनीति और मौसम, इन तीन के बारे में भविष्यवाणियां बहुत खतरे से खाली नहीं होती हैं। कब ये पलट जाए, आखिरी गेंद पर जो है छक्का लग जाता है, आखिरी और 2 गेंद में जो है 2 विकेट चला जाता है, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। चंपाई सोरेन दिल में लगी चोट और पीड़ा को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन वह अपनी पीड़ा की दवा कहां तलाशते हैं, इस पर सबकी नजर है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तो होगा ही, लेकिन एक बड़ा मुकाबला हेमंत सोरेन के संथाल और चंपाई सोरेन के कोल्हान के बीच भी होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अब जरा समझिए कि क्या चंपाई सोरेन बीजेपी को चमकाएंगे। देखिए, कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें, यानी कि कोल्हान प्रमंडल में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं और कोल्हान जेएमएम का गढ़ माना जाता है। कोल्हान में बीजेपी के हाथ खाली हैं। चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है और साल 2005 के बाद से चंपाई सोरेन यहां पर लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इनका यहां पर बड़ा जनाधार है। चंपाई सोरेन बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं और चंपाई सोरेन के हटने से जेएमएम को बड़ा नुकसान संभव है। कहा जा रहा है कि जेएमएम को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और देखिए, पूरे कोल्हान में जेएमएम कमजोर भी पड़ सकता है अगर चंपाई सोरेन हट जाते हैं और अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो। सीएम पद से हटाए जाने के बाद चंपाई सोरेन नाराज चल रहे थे जेएमएम से। बीजेपी लगातार चंपाई सोरेन पर डोरे डाल रही थी और अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। हो सकता है कि बीजेपी में चंपाई सोरेन शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, चंपाई सोरेन ने पोस्ट पर लिख करके खुली बगावत कर दी है। किस वजह से वो नाराज थे, उन्होंने सारी बातें उस पोस्ट में लिख दी है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया था। तो ऐसे में अगर वो बीजेपी में जाते हैं, यानी कि बीजेपी से अगर हाथ मिला लेते हैं चंपाई सोरेन, तो कोल्हान में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की। 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं और 30 साल के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूक्रेन यात्रा होगी। जेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं और यूक्रेन की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मसलों पर बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। यूक्रेन में जारी संघर्ष पर भी पीएम मोदी के दौरे के दौरान चर्चा होगी। ये भी आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने पीएम मोदी के दौरे की घोषणा की है। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का स्टैंड बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या के समाधान पर रहा है और इस दौरे से पहले भारत ने कहा है कि वो यूक्रेन में जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, निवेश, शिक्षा पर कई अहम समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी यहां पर भारतीय समुदाय से भी मिलने वाले हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को 2 दिनों के पोलैंड दौरे पर रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी को आपको बता दें कि वॉर्सो में स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति एच.ई. आंद्रेज डूडा से द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। पीएम मोदी यहां पर भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे और बिजनेसमैन से भी बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी पोलैंड में उन स्मारकों का दौरा करेंगे जो जामनगर और कोल्हापुर की जड़ों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। आइए अब जरा प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे के मायने को समझते हैं। देखिए, 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 30 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा होगा। चूंकि यूक्रेन और रूस के बीच में काफी समय से संघर्ष चल रहा है और यूक्रेन में जारी संघर्ष पर भी चर्चा होगी। यही नहीं, यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मसलों पर भी बातचीत होगी और दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। इससे भारत ने हमेशा बातचीत को महत्व दिया है। बातचीत करके ही जो रिश्ते हैं वो मजबूत किए जा सकते हैं दो देशों के बीच में। ऐसे में पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। एक सीट पर एनडीए ने आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। बिहार में राज्यसभा का रण शुरू होने वाला है। राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 21 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख है। 22 अगस्त को नामांकन पत्र की जांच होगी। 27 अगस्त तक नाम वापसी की तारीख है और जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव होगा। 2 सीट पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर एनडीए ने आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। वे बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर चुनाव होने जा रहा है। संख्या बल के हिसाब से दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। अब दूसरी सीट पर किसको मौका मिलता है और कौन संसद के ऊपरी सदन में पहुंचता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब जरा राज्यसभा के रण को समझते हैं। देखिए, बिहार में 2 सीटों पर राज्यसभा का उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी के विवेक ठाकुर लोकसभा सांसद बनने के बाद ये सीट खाली है, तो वहीं आरजेडी की मीसा भारती के लोकसभा सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और ये दोनों ही नेता जो हैं राज्यसभा के सांसद हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार ही चुना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे बिहार में होने वाले 4 सीट पर उपचुनाव की। अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों ने चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है, जिस पर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। बिहार के 4 विधायकों ने लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और सांसद बन गए। इसके बाद राज्य की तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटें खाली हो गईं। अब इन्हीं 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। वैसे बिहार की इन 4 सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सियासत और दावों का दौर तेज हो गया है। आरजेडी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार में 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी 3 जबकि भाकपा माले 1 सीट पर उपचुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अभी आरजेडी की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। उपचुनाव हो या फिर होने वाले चुनाव हो, उसमें सभी सहयोगी दल मिलकर के एनडीए को पूरी तरह से परास्त करें। उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, उस पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तंज कसा है। एनडीए नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद अपने सहयोगी पार्टियों के साथ हमेशा से ही दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में जिस प्रकार से सहयोगी दलों के साथ बर्ताव करती है,
वह जग जाहिर है। महागठबंधन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की चलती है और लोकसभा चुनाव की तरह इस उपचुनाव में भी अपने सहयोगियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर एनडीए की ओर से महागठबंधन में खटपट के दावे को कांग्रेस ने बेबुनियाद बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाएगा, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। 2020 में ही समीकरण के तहत ये सीटें बंट गई थी। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के लीडर बैठ के एकजुट होकर एक मत से डिसीजन लेंगे कि कौन कहां कैसे लड़ेगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। ना तो अभी उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई है और न ही आधिकारिक रूप से किसी दल ने कोई ऐलान किया है, लेकिन अंदर ही अंदर सियासी गोटी सेट की जाने लगी है। एक तरफ जहां सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला सेट हो गया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने तरारी के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे और उनके बेटे को पार्टी में शामिल कराकर उपचुनाव में अपनी रणनीति का संकेत दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब जरा उपचुनाव की लड़ाई को समझ लेते हैं। देखिए 4 विधायक जो हैं सांसद बन गए और इन चारों सीटों पर उपचुनाव अब होने वाला है। दोनों ही गठबंधन अब है रणनीति बना रहे हैं। जीत किसकी होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तैयारियां की जा रही है और इन चारों सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। तो ऐसे में रणनीति बना रहे हैं नेता और जीत किसकी होती है ये देखने वाली बात होगी।